अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे जी आज प्रोग्राम की। तो आज एक बहुत ही इवेंटफुल दिन रहा है। अदम एतमाद की तहरीक जो है वो फाइनली पेश कर दी गई। शहबाज शरीफ साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर इसको पेश किया है, इसके लिए काउंट भी हो गया है और 4 बजे जुमेरात को इजलास जो है वहाँ तक डिले किया है। उसके बाद इस पर वोटिंग होगी बाकायदा तौर पर। और साथ ही साथ हमने देखा कि आज बड़ी विकटें गिरी हैं। अब किसके हक में गिरी हैं, किसके अगेंस्ट गिरी हैं, इस पे बात हो सकती है। लेकिन काफ लीग का उसूली फैसला यही था कि परवेज़ इलाही साहब आज गए मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। और सुबह से खबरें गर्म थीं कि इनको वज़ारत आला की ऑफ़र की है। और साथ ही साथ ये बात भी तरदीद कर दी परवेज़ इलाही साहब ने कि मुझे कोई ऑफ़र नहीं हुई है ऐसी। लेकिन उसके बाद वो गए, वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। उसके बाद कुछ शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया, फिर फ़ारूक हबीब साहब ने ट्वीट किया, फिर फाइनली बात सामने आई कि बशीर चीमा साहब ने रिज़ाइन कर दिया है, अपनी वज़ारत छोड़ दी है। और उन्होंने कहा कि मैं अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ खड़ा हूँ। और उन्होंने चौधरी शुजात साहब को फ़ोन करके कह दिया। उसके बाद मुनीस इलाही और परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि हम हर सूरत में हुकूमत का साथ देंगे। घर में झगड़ा है नहीं है, बंद कमरे में बातें हो रही हैं, एक फरीक नाराज़ होके जा रहे हैं, दूसरे फरीक मना रहे हैं। अब होना क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन आज एक और पार्टी ने अपना उसूली मौक़िफ़ ले लिया है और वो है बाप पार्टी। उसके 4 अरकान अपोजिशन के साथ आ गए हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मक्सी साहब ने क्या फरमाया, ज़रा सुन लीजिए। जी मतीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया। खालिद मक्सी साहब आपसे सवाल है। मतीउल्लाह जान, आपने तकरीबन 4 साल पहले नवाज शरीफ की हुकूमत किसके कहने पे गिराई थी? क्या आपको अफसोस है उस वाक़े का? कोई संजीदा सवाल भी किया करो ना। जी नादिर गुरमानी साहब, ये कहा था और तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा था। आपको एक मिनट मैं जवाब दूंगा। आपको ये जो सवाल करना है किसके कहने पे, ये क्यों आप फौज का नाम नहीं ले लेते? डर डर के आप क्यों डरते हैं? मुझे बताएं, आप क्यों डरते हैं? बोले ना कि आपने क्या फौज के कहने पे की थी। भाई अगर चलो मैंने की थी तो क्या है, की थी मैंने गुना कोई इंडिया की फौज के कहने पे की थी मैंने। इन बातों पे सवाल टेढ़े ना किया करें। आज जो मकसद है, आप लोग टेढ़े सवाल करेंगे तो टेढ़ा जवाब आएगा भाई। जी लास्ट क्वेश्चन नादिर मक्सी। जी, अगर हमने फ़ौज के कहने पर की भी थी और अगर हमने हुकूमत गिराई भी थी तो हम इसको ऑन करते हैं और इसमें क्या बुराई है? इसमें वाकई कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब वो फ़ौज जो है वो कह रही है कि वो न्यूट्रल हो गई है। अब न्यूट्रलिटी के जो पेश नज़र हालात हो रहे हैं तो शायद न्यूट्रलिटी इस मुल्क के लिए ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि लग रहा है कि जो फ़ैसले पहले हो जाते थे अब वो हो नहीं रहे, और जो कर लेते थे अब वो कर नहीं रहे। जो कौम के वसीतर मफाद में सोचते थे वो अपने लिए अब सोच नहीं पा रहे, अपने पर्सनल मफाद वो गेन नहीं कर पा रहे। कोई उनको सिक्योरिटी, कोई उनको गारंटी नहीं दे रहा। तो न्यूट्रलिटी ख़तरात लेकर आई है साथ ही साथ। और ये ख़तरात जो हैं लाहक हैं इस वक्त इत्तेहादी जमातों को। इत्तेहादी जमातें क्या फ़ैसला करेंगी ये आने वाला वक्त आपको दिखा भी देगा, बता भी देगा। ऑफ कोर्स हर किसी की अपनी ज़मीर की आवाज़ है। 63A की हियरिंग जारी है। आज हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स हुई और ये भी कहा गया कि हम में अब जो है बात की जा रही है। खान साहब कह रहे हैं कि हम पार्टी बन गए हैं हुकूमत के साथ, तो ऐसी बातें हुकूमत को नहीं करनी चाहिए। जिसमें कि अटॉर्नी जनरल ने उनको जवाब दिया और उनको कहा कि आप इस यहाँ से कोर्ट से बाहर की प्रोसीडिंग मत देखा करें या टीवी मत देखा करें। उन्होंने कहा नेशनल टेलीविज़न पर चले और हम ना देखें। तो ये भी इसी मुल्क में होता है। लेकिन सबसे बड़ी आज जो बड़ी बुरी खबर है वो हमारे उस्मान बुज़दार साहब की है। हम चाहेंगे कि आप खामोशी इख्तियार कीजिए, उनके गम में हम बराबर के शरीक हैं। क्योंकि आज चीफ मिनिस्टर बुज़दार साहब की कुर्बानी दे दी गई है, इस्तीफ़ा दे दिया गया है। वही जो उस्मान साहब ने कभी नहीं हटना था। क्या कहते थे खान साहब, सुने। मैंने सरदार उस्मान को पंजाब का वज़ीर आला नॉमिनेट किया। उस्मान, जब तक तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है पंजाब में, उस्मान बुज़दार आपके चीफ मिनिस्टर। मैं समझता हूं कि उस्मान बुज़दार इंशाल्लाह पंजाब के बेस्ट चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके जो भी आपके मसले मसाइल होंगे फेडरल गवर्नमेंट से, मैं आपको गारंटी करता हूं आपके पास एक बड़ा डायनामिक इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बैठा हुआ है। उस्मान की खूबी यह है कि ये एक तो जानता है कि पासमानदा इलाके में लोग किस तरह रहते हैं। दूसरा, सरदार उस्मान जानता है कि इस मुल्क का गरीब आदमी कैसे रहता है।
जी, और अब इसके बाद हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पंजाब की हालात हमें बताएंगे। नंबर गेम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को कह देना कि इसका इस्तीफ़ा मंजूर हो गया है और इसको हमने वज़ारत आला दे दी है, ये कोई मिठाई का डब्बा नहीं है जो आपने उठा के दे दिया। ये एक आइनी तरीके से ही होता है और ये आइनी तरीका हमें मानना ही पड़ता है। और खान साहब ने ये प्रॉमिस तो कर लिया कि उनको नॉमिनेट करेंगे, लेकिन क्या उनके पास नंबर्स हैं? और हमें भी पता है कि पंजाब की सूरत हाल क्या है। इस पर हमारे साथ हसन खावर साहब भी मौजूद हैं। हसन खावर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। हसन मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। खावर साहब, आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। ये इस्तीफ़ा बहुत ज़ाहिर है बड़ा दिल करके उस्मान साहब ने दे दिया है, तो क्या ये मंजूर भी हो गया है या इस पर कोई रूम है अभी सोच विचार का बाकी? देखिए, रूम सोच विचार का तो नहीं है। टीम के कैप्टन ने फैसला कर दिया है। पहले भी हमेशा एक ही बात रखी थी, आज भी वही बात है। सारे जो हैं टीम इमरान खान के खिलाड़ी हैं। जब टीम के कैप्टन ने फैसला कर लिया तो उन्होंने बिल्कुल बड़ी खुशी से उन्होंने कहा कि जी मैं रिज़ाइन करता हूँ। ये फैसला तो कैप्टन ने किया है टीम के वसीदर मुफाद में, तो इसमें कोई किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई सेकंड थॉट्स नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं। मुज़दार साहब थोड़े से अपसेट, डिप्रेस्ड हैं या वो इससे खुश हैं नजर आते हैं? क्या उनके चेहरे के जज्बात, उनके तासुरात क्या हैं? मेरा दिल कर रहा है कि आप लोगों को खुश करने के लिए कह दूं कि हैं, लेकिन है नहीं। बड़े मुतमईन हैं। नहीं, मुझे मुज़दार साहब से वाकई हमदर्दी है। मैं खुश नहीं होंगी, आप फिक्र ना करें। आप मेरी खुशी का बिल्कुल ख्याल ना करें। आप मुझे दुख भी देंगे तो अगर आप खुशी का ख्याल ना करूं और सच बोलूं तो सच तो ये है कि बड़े माशाल्लाह आराम से बैठे हुए थे, गपशप लगा रहे थे, हंस खेल रहे थे। और मेरा ख्याल में कि कंप्लीट उनका फेथ है इमरान खान पे और उनके डिसीजन। आई होप कि खान साहब भी उनसे कुछ सीख लेंगे, क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसी को कहते हैं कि आप अपना ओहदा छोड़ने के बाद भी आप खुश रहते हैं। जी हसन मुर्तज़ा साहब, चीफ मिनिस्टरशिप दे दी है परवेज इलाही साहब को। ये सर कैसे दे दी है, जरा हमें भी बताएं। और ये क्या वोटिंग होगी, क्या होगा? क्यों इतनी तो धड़े पीटीआई की हैं जितनी तो उनके अफराद नहीं है। JKT ग्रुप, तो पार्लियामेंटेरियन सुप्रेमेसी ग्रुप, तो फलां ग्रुप, अलीम खान ग्रुप, जहांगीर खान तरीन ग्रुप। तो ये कहाँ से इतनी ग्रुपिंग में से वोट पूरे करेंगे? देखें सना, सबसे पहले तो आपने उस्मान बुज़दार साहब से हमदर्दी का इजहार किया, बड़ा अच्छा किया, होनी चाहिए। हमारे साथ भी काफ़ी ज़्यादतियाँ हुई, फंड्स ना मिले, नौकरियां ना मिल सकीं, लेकिन उनसे हमदर्दी है। और इस पर मुझे याद आता है कि अक्सर अखबार में ना खबर प्रिंट होती थी तो उसमें लिखा होता था कि फ़लाँ फ़लाँ की लड़ाई में और ये हो गया। तो यहाँ पे तो बिल्कुल इसी तरह है कि अपोजिशन की और ट्रेयरी की लड़ाई में राहगीर हलाक होने वाला उनके साथ तो हुआ है। बेचारों का ना लेना था ना देना था। लड़ाई कहीं हो रही थी, होती होती अचानक उनके गले पड़ गई। और अब हसन खावर साहब भी कह रहे हैं कि बड़े मुतमिन थे। जिससे इक़्तिदार छिन जाए उस बेचारे ने कहाँ मुतमिन होना होता है। चेहरे की रौनक है, बस ठीक है, तो चल रही है। गुजारिश ये है कि पंजाब के अंदर कोई भी किसी को चीफ मिनिस्ट्री नहीं दे सकता। हम पहले भी ये बात कहते थे कि अगर बुज़दार साहब को हटा दिया गया तो फिर PTI का CM नहीं बन सकेगा। और उसकी वजह यही है, जो ग्रुप्स आपने गिने वो आज भी मौजूद हैं और उनका इलेक्शन भी होना है। चौधरी साहब ने जो सौदा किया है वो समझ से बालातर है कि वो किस तरीके से वो समझते हैं कि उनको CMशिप मिल जाएगी और वो जाएंगे और CM बन के बैठ जाएंगे। यहाँ तो आगे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। पहले उनको स्पीकर की सीट छोड़नी पड़ेगी, फिर उस पर स्पीकर का इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद CM का इलेक्शन होगा, फिर वो कहीं जाके CM बनेंगे। तो ये बड़ा थोड़ा सा लेंथी प्रोसीजर है, उनको वो अडॉप्ट करना पड़ेगा। अगर अक्सरियत हुई तो वो यकीनन CM भी बनेंगे। और अभी तक तो उनका वो फैसला और वो डिसीजन भी जो है वो मैच्योर नहीं हो सका। अभी तक उनके अपने जो पार्टी के अंदर है मुज़ाहमत सामने आ रही, जो उनके ख़ानदान के अंदर है, उस मुज़ाहमत का। अच्छा सॉरी हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आती हूँ, एक मिनट। हसन मुर्तज़ा साहब सॉरी, एक सिर्फ सवाल का जवाब दे दीजिएगा कि जब नून लीग ये पेशकश करती थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बीच में पढ़ के ये पेशकश करती थी परवेज़ इलाही साहब को कि हम आपको बना देंगे चीफ मिनिस्टर या हम आपको ये वज़ारत आला देने को तैयार हैं, तो फिर वो किस बुनियाद पे कहते थे? क्योंकि आपको लगता है कि आपके नंबर्स हैं इतने कि आप उनको सपोर्ट दे सके और उनको ज़्यादा तौर पर आप हतमी तौर पर बना सकते थे? देखिए सना, अभी तक तो मैं समझता हूँ कि हम तो वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो इस चीज़ पे यकीन नहीं रखती कि वो
किसी के हवाले से भी इस तरह बात करे। हम तो हमेशा डायलॉग्स पे यकीन रखते हैं और आने वाले वक्त के लिए अच्छा देखते और अच्छा सोचते हैं। हम तो नहीं कहते कि चौधरी साहब ने ये क्या किया है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उनका फ़ैसला जो है ये दुरुस्त नहीं है। अगर उन्हें अपोजिशन देती थी, बकौल आपके जैसे आप बता रहे हैं, मेरे इल्म में वो बात नहीं है, अगर उन्हें अपोजिशन देती थी तो उनको ले लेनी चाहिए थी, वगरना तो वो जिस opposition जगह दे पे थे, सकती है, अगर लेकिन इमरान वजीर खान आजम साहब नहीं के दे साथ सकते। वो होते। मैं अर्ज सुन लेना, अगर इमरान खान साहब उन्हें पहले बना सकते थे सीएम तो उन्हें बना देना चाहिए था। परवेज इलाही साहब डिज़र्व करते हैं, वो उन्होंने 5 साल बड़ी अच्छी काम भी किए, बड़ी कारकर्दगी भी अच्छी थी और बड़ा अच्छी तरह उन्होंने गवर्न किया पंजाब को, वो दे देते। लेकिन इस सूरत हाल में जब उन्हें मिली है, उस वक्त तो बिल्कुल ही हालात बड़े और थे और सारी अपोजिशन की उस दबाव और प्रेशर की वजह से और उस नो कॉन्फिडेंस मूव करने की वजह से ये ऑफ़र उन्हें हुई और उन्होंने कबूल कर ली। ये उनका अपना ज़ाती फैसला है, मैं उस पर कमेंट नहीं करता। अल्लाह ताला बेहतर करे। अच्छा, जो भी हो जी उनके लिए। खावर साहब, मैं आती हूँ आपके पास वापस। हसन मुर्तज़ा साहब, खावर साहब ये भी फरमाइएगा कि ये जो अब बात की है, एक लेंदी प्रोसेस है, वज़ीर आला अगर बनना है पंजाब का तो ज़ाहिर है उसके लिए आपको स्पीकर की कुर्सी छोड़नी है, फिर आपको इलेक्शन में दोबारा मतलब आपको वोट लेने हैं, आपको अक्सरियत मिल जाए तो 100 बिस्मिल्लाह आप बन जाइए वज़ीर आला। लेकिन अगर नहीं मिलती तो क्या होगा, और ये आप कैसे गारंटी कर सकते हैं कि उनको मिल जाएगी वज़ारत आला, या कम अज़ कम उनको क्या उम्मीद दी होगी खान साहब ने? क्योंकि जो ग्रुपिंग हो रही है, जो हमें नज़र आ रहा है, एक धड़बंदी हो रही है इन पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर, वो इट डजंट बोड वेरी वेल। और ज़ाहिर एक पर्सनल डिसलाइक है अलीम खान साहब का, जहांगीर खान तरीन साहब का, परवेज़ इलाही साहब के लिए, तो ये एक मतलब मुश्किल मरहला लगता है। देखिए, जहाँ तक तो कानूनी तकाजे पूरे करने की बात है तो इससे तो किसी को कोई मतलब इससे कोई बंदा मतलब इसको रद्द नहीं कर सकता। जाहिर है कि पूरे कानूनी तकाजे होंगे, उसके बाद ही वो वज़ीर आला बनेंगे और वो प्रोसेस फॉलो होगा। दूसरी बात ये है कि आपने बड़ा सना एक अच्छा सवाल उठाया और हसन साहब हमारे भाई हैं, आपने उनसे पूछा कि देखें, बात ये है कि ये नहीं हो सकता कि इक़्तिदार का जो रास्ता आपको इक़्तिदार से करीब लेके जाए वो सही, और अगर आपको इक़्तिदार से दूर लेके जाए तो वो गलत है। अगर अपोजिशन के नज़दीक चौधरी परवेज़ इलाही साहब अच्छे कैंडिडेट थे तो आज को उनको खुशी के शादियाने बजाने चाहिए कि जी हुकूमत ने चौधरी परवेज़ इलाही साहब को नॉमिनेट कर दिया है, उनके नज़दीक वो अच्छी चॉइस थे, आसिफ अदाई साहब गारंटी कर रहे थे, तो आज तो इनको सपोर्ट करना चाहिए उनका कैंडिडेट, क्योंकि ये भी यही चाहते थे। तो ये नहीं हो सकता कि आपकी चॉइसेस जो हैं रातों रात पलट जाएँ सिर्फ सियासी मफाद के लिए। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करेंगे। बाकी जो सियासी मामलात हैं, लोगों से मुशावरत करनी है। जाहिर है कि जो लोग नाराज़ थे, पहले भी बातचीत थी, सरदार साहब ने भी पिछले 2 हफ्ते में काफ़ी लोगों से मुलाकात की, हमारी कोशिश थी कि लोगों की रंजिशें दूर की जाएँ। ये कोशिशें जारी रहेंगी, परवेज़ इलाही साहब भी इसमें एक पार्ट प्ले करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो कप्तान का फैसला है वो पाया तकमील तक पहुँचेगा। ठीक है सर, ये जो आपने बात की कि रातों रात तब्दील हो जाते हैं, तो तब्दीली तो शुरू से आपको पता है कि एक लीडर की तो शख्सियत का खासा यही होता है कि वो यू टर्न ले। और खान साहब तो कल ये बड़े कह रहे थे कि जो वोटिंग के दिन अदम एतमाद की तहरीक के वोटिंग के दिन, मेरा सवाल कंप्लीट होना है, आपको मैं बोलने का वक्त दूं। अदम एतमाद जिस दिन टेबल होगा और जिस दिन उसकी वोटिंग होएगी, आपने वोट देना है, और अगर नून लीग के अंदर से या पीपल्स पार्टी के अंदर से या अपोजिशन के किसी भी मेंबर के अंदर से ज़मीर जाग जाए तो मैं उनको वेलकम करूंगा। मतलब उनका जागे ऑपोजिशन का तो वो ज़मीर, और इनका जागे तो ज़मीर फरोश। मतलब ये कैसे, आप मुझे समझा सकते हैं कि ये क्यों है इतना कॉल और फेल में तजाद? बिल्कुल आपको समझा सकता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब आपने यू टर्न की बात की, बहुत फ़र्क होता है रिस्पॉन्सिवनेस में, एजिलिटी में, फ्लेक्सिबिलिटी में और सियासी मफाद पे सौदेबाजी में। ये 2 बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनको अलग अलग रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ज़मीर की आवाज़ पे किसी चीज़ पे वोट देना एक अलग चीज़ है। सिंध हाउस के अंदर नोटों की बोरियां लेके जाना और अरकान असम्बली के ऐसे सौदे करना जैसे मवेशी मंडी है और घोड़े गधे बकरे सब की खरीदो फरोख्त हो रही हो, ये एक अलग चीज़ है। मेरी नज़र में ये 2 बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बाज़मीर ठीक हो गया, आपका पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये मुझे बता दीजिएगा, किसी को वजारत आला देना या किसी को एक और वजारत का वादा कर देना, ये भी क्या बोली नहीं लग रही कि ये बकरे ये वो नहीं होते, या अगेन ये आपके लिए बिल्कुल गलत अलग है, आपके लिए अलग बिल्कुल एक पैरामीटर? नहीं, देखें, कोई स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है जो पीटीआई के लिए हो या अपोजिशन के लिए हो। स्टैंडर्ड्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स एक होते हैं।
ये तो हमने अपने कोलिशन पार्टनर्स को किया है, ये हमने जाकर पीपल्स पार्टी के एमएनएस तो नहीं तोड़े कि आपको मिनिस्टर बनाते हैं, अपने ही कोलिशन पार्टनर्स की बात कर रहे हैं ना, तो इस बात में उसमें तो बड़ा फर्क है। ठीक है, कोalition पार्टनर्स के वो आप दे सकते हैं लेकिन आप अपने दूसरे पार्टी के अरकान को नहीं दे सकते, ठीक हो गया। हसन मुर्तज़ा साहब, मतलब मेरा तो जो मानना है, और आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं, परवेज़ इलाही साहब के साथ आपने एक वक्त भी गुजारा होगा, आई एम श्योर आपकी मुलाकातें भी ज़्यादा हैं मुझसे, लेकिन आपको ये समझ आती है कि परवेज़ इलाही साहब ये डिसीजन कर लें? मतलब मेरी समझ से बाहर है, क्योंकि वो इतने मतलब मौका शनास इंसान हैं, पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा साउंड हैं, वो ऐसे कोई फैसला कर नहीं सकते जो नुकसानदेह हो। तो उन्होंने कुछ तो सोचा होगा, या कुछ सोचा होगा, या आपको लगता है कहीं ना कहीं डर का आंसर है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ है खान साहब के पास उनके खिलाफ? क्या समझते हैं आप? सना, मैं अगर इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा खावर भाई से कुछ चीज़ें शेयर कर दूं जो उन्होंने आगे मेयार सेट किया है ज़मीर जागने का और ज़मीर फरोशी का। मैं थोड़ा सा उन्हें कहूँगा कि पीछे जाएं। जब चौधरी सरवर साहब सेनेट का इलेक्शन लड़ रहे थे पंजाब की सीट से, तो उनके वोट कम थे और वो जीत गए थे। जिन लोगों ने उस वक्त उन्हें वोट दिए थे, क्या वो ज़मीर फरोश थे या उनके ज़मीर जागे थे? अगर वो थोड़ी सी तवज्जो करें, उस्मान बुज़दार साहब ने कुछ PMLN के 6 लोगों को, जो जलील शरकपुरी साहब की क़यादत में 4-5 लोग हैं जिन्होंने फ़ंड्स भी लिए, जिन्होंने अपनी सियासी वफ़ादारियाँ भी तब्दील की, और अगर मैं भूल नहीं रहा तो कल मैंने ख़ुद जलील शरकपुरी साहब की गाड़ियों पे PTI के बैनर्स लगे हुए देखे हैं जलसे में, मैं भी इस्लामाबाद में था। तो क्या वो ज़मीर जागे हुए थे या ज़मीर फरोश थे? और फिर हमारे 2 अरकान भी पीपल्स पार्टी के जो थे, वो भी 3-3.5 साल फंड्स भी लेते रहे और उन्हीं के पास आते जाते भी रहे, और उनकी कई दफ़ा प्रेस टॉक भी हुई और सारा कुछ हुआ। क्या वो भी ज़मीर जागने वाली कोई बात है? गुजारिश करने का मकसद ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये लोटा क्रेसी और ये छांगा मांगा और ये सियासत, मैं कम अज़ कम मैं इस पे यकीन नहीं रखता, और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी जो है वो समझता हूँ कि वो इस मुल्क में ये सियासत नहीं कर रही। ये इल्ज़ाम तराशी हो सकती है, उसके लिए उनको पूरा हक है कि वो करें। ठीक है, मेरी ये गुजारिश है कि इसको रोकने के लिए क्या इक़दामात किए हैं हमारी हुकूमत ने? हमारी हुकूमत सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकती है। हमारी हुकूमत सिर्फ अगर ये इसको इस नज़र से देखा जाए कि जो आदमी हुकूमत छोड़कर ऑपोजिशन में आ रहा है उसका तो कहें कि ज़मीर जाग गया है, जो आदमी मफाद लेकर ऑपोजिशन से हुकूमत में जा रहा है उसका ज़मीर कैसे जगाते हैं? वो तो लोटा है। मैं समझता हूँ कि जो लोग हुकूमत से उठ के ऑपोजिशन में आए उनको आप कह सकते हैं कि उनका ज़मीर जागा है, उनको आप लोटा नहीं कह सकते। ठीक है, उनको आप ज़मीर फरोश नहीं कह सकते। जल्दी जी, वो तो इक़्तिदार छोड़ कर आ रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया। गुजारिश ये, कोई एक म्यार ये बना ले, उस पे अपने आप को भी परखते रहे। सर, वो म्यार बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ले रहे हैं ना, ले रहे हैं, मशवरा ले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बता देगा, म्यार भी सेट कर देगा। सर ये बता दें जल्दी से। ये सुप्रीम कोर्ट से नहीं, ये चीजें सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा, ये हमें अपने गिरेबानों में झांकना पड़ेगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक हो गया सर। सर ये बता दीजिए जल्दी से कि आपको क्या लगता है, कोई डर का आंसर है, खौफ का आंसर है? क्योंकि ये बाप पार्टी वाले भी हमें कोई बताते हैं कि बड़ी अजियत देते हैं, मराहत नहीं देते हैं खान साहब, अजियत देते हैं। मैं यकीनन जो डर का आंसर है उसको हम जो है वो नहीं एक साइड पे कर सकते। यकीनन डर का आंसर है और ये कोई खौफ है, वगरना यही वजारत आला के तो वो बहुत करीब थे अगर ऑपोजिशन के साथ खड़े होते। अब भी इलेक्शन होना है, आप रिजल्ट्स देख लीजिएगा पंजाब असेंबली के अंदर के क्या होते हैं। ठीक है सर, जल्दी से खावर साहब लास्टली आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि कल एक साजिश का आंसर हमने देखा कि एक साजिश हो रही है, खान साहब ने खत दिखाया भी और बताया भी नहीं, और हमें ये नहीं पता कि ना वो पार्लियामान में डिस्कस हुआ है, ना वो डिफेंस कमेटी में डिस्कस हुआ है, वो अगर हुआ भी है डिस्कस और अगर उसकी कोई स्टैंडिंग है भी, तो वो क्या कब पता चलेगा हमें? ये TLP के मुआहदे की तरह हमसे छुपाया जाएगा पूरी जिंदगी के लिए, या और वो साजिशों का ही आज सामना कर रहे थे काफ लीग को वजारत आला देख के और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मीटिंग कर रहे हैं?
तीन आपके हजरात? देखें, क्रेडिट दें खान साहब को कि ये बातें अवाम के सामने लाए हैं। अच्छा, बाकी बात यह है कि ये लेटर जो है वो जाहिर है कि जो रेलेवेंट लोग हैं उनके पास है, और उन्होंने जो बुनियादी उनका पॉइंट है वो ये है कि इस साजिश के ताने बाने मुल्क से बाहर बने जा रहे हैं मुल्क के अंदर तब्दीली लाने के लिए। असल मसला ये है, कहाँ पे बुनी गई, क्या हो रहा है, डिटेल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये वो चीज़ है जिसके ऊपर हमें हमारी कौम के लिए लम्हा फिक्री है। हमें ये सोचना है कि क्या हमने इजाज़त देनी है अपने मुल्क के अंदर के मामलात में बाहर की साजिशों को परवान चढ़ने की, या हमने इस दरवाजे को बंद करना है। और ये वो सवाल है जिसका जवाब कौम ने देना। ठीक है खजाक आवर साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मुर्तज़ा साहब आपका बहुत शुक्रिया। यहाँ पे वक्फा लेने जा रहे हैं, वक्फे के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कौमी मूवमेंट से भी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है, उनको भी कोई खौफ परेशान कर रहा है या कोई मराआत अब तक उन तक पहुँची नहीं है। इस पर बात करते हैं जी वक्फे के बाद। एंड वेलकम बैक टू गूंज। हमारी गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले पंजाब की सूरत हाल पर। इस वक्त तो पंजाब की सूरत हाल में एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। ये प्रॉब्लम फैमिली प्रॉब्लम भी बन गया है, जो जिनकी मिसालें दी जाती की थी चौधरी शुजात साहब की, परवेज़ इलाही साहब की, कि इनके ख़ानदान में कभी झगड़ा नहीं होता, कभी कोई ऊँची आवाज़ में बात नहीं करता। बात अब नाराज़गी तक पहुँच गई है। बशीर चीमा साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वज़ारत आला का प्रॉमिस कर चुके हैं वज़ीर आज़म साहब परवेज़ इलाही साहब से। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल में हमें ये नज़र आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब और मुनस चाहते हैं कि वो साथ दें हुकूमत का, लेकिन बाकी अरकान हैं, कोई 4 के करीब अरकान का कहा जा रहा है जो नहीं साथ देना चाहते और अदम एतमाद के अगेंस्ट वोट करना चाहते हैं काफ लीग के अपने अंदर। बाप पार्टी के 4 आ चुके हैं अपोजिशन की तरफ, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अब उनका क्या डिसीजन होगा। और अब तक दे बिन होल्डिंग ऑन, को 5 हफ्ते से कबल हो चुके हैं, मीडिया पर आते हैं, बातें करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, जरदारी साहब से मुलाकातें हुई हैं, फजल रहमान साहब से मुलाकातें हुई हैं, इमरान खान साहब से मुलाकातें हुई हैं, एक कमेटी अब आज भी उनके पास गई है। तो ये फैसला क्या होगा इस पर हम मजीद बात करेंगे। सलीम मांडीवाला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मांडीवाला साहब, आपने थोड़ा सा वक्त निकाला हमारे लिए। मैं वेरी क्विकली आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि जाहिर है कि नंबर्स तो आपके पास आप लोगों के बकौल पूरे हैं, चाहे इत्तेहादी साथ दे या ना दे, तो इत्तेहादियों के ऊपर जो इतनी एफर्ट्स हुए हैं, जो इतनी डील्स हुई हैं कि ब्रेक और मेक हो जाती है सिचुएशन, एक दूसरे के लिए गारंटर्स भी मिल जाते हैं, फिर भी कोई गारंटी आपकी कोई उनको पसंद नहीं आई जो आप उनको दे रहे थे। कोई नून लीग क्या वज़ारत आला नहीं देना चाह रही थी? क्या प्रॉब्लम हुई कि परवेज़ इलाही साहब ने आज ये फैसला कर लिया? देखिए सना, लेट मी एक्सप्लेन टू यू, इन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन तो यू नो ऑल दिस इज वेरी नॉर्मल। पता नहीं क्यों लोगों को बड़ा ये अनयूजुअल लग रहा है। अच्छा, ये तो ये इस टाइप की सिचुएशन में तो ये चीजें होंगी। कुछ लोग एवरीबडी इज ट्राइंग टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू नो दिस सिचुएशन। तो मेरे लिए तो कोई चीज सरप्राइज नहीं है। इफ यू आस्क मी, मतलब एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। तो इसमें कोई मतलब आई डोंट नो व्हाई पीपल फील के जी वो ये प्रॉब्लम जहां तक परवेज साहब का है, ये तो डे 1 से है। यू नो ही हैज बीन आस्किंग टू बी अ सीएम टू खान साहब सिंस ही बिकेम स्पीकर। जी जी, ये आज की कहानी तो है नहीं। Right. और हम तो उनको ऑपोजिशन तो 2 साल से कह रही है कि आप चीफ मिनिस्टर बन जाए। ये तो सामने थिंग्स हैव कम टू लाइट बिकॉज ऑफ दिस नो कॉन्फिडेंस। नहीं तो ये बातें तो 2 साल से चल रही हैं। ओह अच्छा, तो फिर क्या आपको लगता है कि क्या फिर व्हाट मेड हिम मेक दिस डिसीजन? अगर ऑपोजिशन उनको दे रही थी तो उनको तो सूट करता था, बिकॉज दे हैव यू नो इस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अपने इतनी धड़े हो गई हैं कि दिस इज अ लिटिल ट्रिकी सिचुएशन फॉर हिम। तो आपको क्या लगता है, व्हाई वुड ही डू समथिंग लाइक दिस? देखिए, इट्स अ डेस्परेट मूव। अच्छा, इट्स अ डेस्परेट मूव। 2 साल से वो उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बना रहे, तो अब एट दिस लास्ट मोमेंट आके फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द नो कॉन्फिडेंस, वो आके उनको कहते हैं आप चीफ मिनिस्टर बन जाए। तो ये तो 1 साल पहले भी खान साहब कर सकते थे, 2 साल पहले भी कर सकते थे। वो तो वजारत भी मुनस को पहले दे सकते थे, वो नहीं दी। वो तो अपने टाइम पे ही देते हैं अपने सिचुएशन में। लेकिन फिर डेस्परेशन तो हुकूमत की है, तो परवेज इलाही साहब को क्या हुआ? उनको क्या था? परवेज इलाही साहब प्रॉब्ली फील्स के अगर मैं और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, हमारा तो गोल एनीवे अचीव हो जाता है।
वो बना दे उनको चीफ मिनिस्टर या हम बना दे, इट मेक्स नो डिफरेंस। तो वो उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर बनना है रिगार्डलेस। अगर वो फील करते हैं कि मैं खान साहब के थ्रू बन जाता हूँ तो आपको लगता है उनके चांसेस ब्राइट है वजारत आला के लिए? बिकॉज अब जाहिर है कि अलीम खान हैं, जहांगीर खान तरीन हैं, उनके अपने अपने गढ़ हैं, अपने अपने ग्रुप्स हैं, ग्रुपिंग इतनी हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो इतने लोग नहीं है जितनी उनमें दड़े हो गई हैं। तो आपको लगता है कि दे कैन ब्रिंग हिम टू पावर? आई डोंट थिंक सो, बट इफ ही फील्स के मैं आ सकता हूँ पीटीआई के थ्रू पावर में, आई थिंक दैट टाइम इज गॉन। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि परवेज इलाही जैसा समझदार और मंजावा सियासतदान शुड नो कि भाई मैं किसके थ्रू चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, ऑपोजिशन के थ्रू या पीटीआई के थ्रू, गवर्नमेंट के थ्रू। और मेरा ख्याल तो ये है कि अब वो नहीं बन सकते। इवन इफ खान साहब वांट्स हिम टू बिकम चीफ मिनिस्टर, ही कैन नॉट। ठीक है, तो ये बता दें कि फिर आपको क्या लगता है कि ये चलो ये वो क्यों ये फैसला करेंगे? क्योंकि आप भी जानते हैं उनको, दुनिया जानती है। शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, हम कोशिश करते हैं दोबारा मांडीवाला साहब को करने की। और हम यही बात कर रहे हैं कि आज क्या हुआ परवेज़ इलाही साहब, टेस्टी उन्होंने डिसीजन कर ली। पहले उन्होंने ये बड़ा क्लियर कर दिया, बार बार ये न्यूज़ पे आ रहा था कि मैंने कोई फ़ैसला नहीं किया है, ना मैं करने जा रहा हूँ, ये मेरी मीटिंग सिर्फ इन गुड फेथ है और मैं फ़ैसला बार बार साथ मिल के करेंगे। इत्तेहादी सारे इत्तेहादी जो हैं वो एक साथ डिसीजन लेंगे, एक दूसरे को इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन ऐसा आज क्या हुआ कि इतनी हेस्टी डिसीजन हुई? फिर फैमिली में भी एक डिस्कशन शुरू हो गई है, जो हमें खबरें मिल रही हैं। ज़ाहिर है किसी के घर की बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर एक पॉलिटिकल स्टैंडिंग जो है किसी के घर में, एक पर्सनल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो वो क्यों बढ़ता है? और ऐसे पॉइंट पे एक ऐसी डेस्परेट अटेम्प्ट जो हुकूमत की तरफ से किया गया है उस पर क्यों मान गए? आखिर क्या वजह थी? तो मांडवीवाला साहब, सॉरी आई एम कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, मैं बार बार घूम के वहीं आ जाती हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है व्हाई वुड ही डू समथिंग लाइक दिस? इतनी हेस्टी डिसीजन वो क्यों लेंगे? क्या वजह हो सकती है? कोई डर है, कोई खौफ है? मे बी ही फील्स के मुझे पीएमएलएन वाले सपोर्ट नहीं करेंगे और मुझे नहीं बनाएंगे। वो कह रहे हैं कि मुझे बनाएंगे या शायद नहीं बनाएंगे, ही इज इनसिक्योर। तो ये क्या गारंटी आपने जो दी है उनको, जो आप गारंटर आप बने हैं उनके लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के उस ऊपर, या फजल रहमान साहब बने, तो आप उनको लोग नहीं समझा सके? आपको लगता है कि नून लीग के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता? नहीं, मेरा ख्याल उनका ट्रस्ट नून लीग पे इतना नहीं है। और जो पास्ट उनका रहा है नून लीग के साथ, मेरा ख्याल वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो वो मेरा ख्याल नून लीग पे हमारे कहने से हमने तो कोशिश तो की है कि वी आर रिस्पॉन्सिबल, बट वो मेरा ख्याल अभी भी उनको डाउट्स हैं नून लीग के ऊपर ना कि वो मुझे कल बनाएंगे। लेकिन बशीर चीमा साहब का छोड़ देना वजारत, आपको क्या लगता है व्हाट इज द प्रॉब्लम? एक रिफ्ट पड़ जाना चौधरी बरादरान में, मतलब व्हाई वुड समथिंग लाइक दिस अफेक्ट द रिलेशनशिप, जो जिसको तो हम बड़े देखते हैं कि कभी इनमें ऊंची आवाज में बात नहीं हुई? देखें, मैं आपको बताऊं कि जहां बच्चे आ जाए ना वहां फिर इस किस्म की रिफ्ट आ जाती है। अच्छा, बट यू नो अच्छा, so you're blaming Monis, okay, अच्छा ठीक है। No, I'm not blaming him। अच्छा, मगर जहां भी बच्चों का रोल आ जाता है तो इस किस्म के प्रॉब्लम आ जाती है। बट एनीवे, मुझे मतलब वो ट्रस्ट वाला इशू तो है, यू नो, वो तो शुरू से है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और उन्होंने ये बात हमें भी कही थी कि जी कल अगर वो मुझे ना करें तो क्या करेंगे आप? आप क्या कर सकते हैं? जी। ये जिस वक्त उनसे मीटिंग हुई थी उस वक्त भी उन्होंने ये बात कही थी। ओके, सही है। तो आप कह रहे हैं कि उनके बीच में एक ट्रस्ट डिफिसिट था नून लीग के हवाले से, ऑफ कोर्स गिवन दैट पास वो समझ आ सकता है, लेकिन इस वक्त आपकी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान भी एक मुआहिदा तय पा गया है। वो उस पे गारंटर जो है नून लीग, वो आपके बारे में एतमाद में है, या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को आपके साथ भी यही खतरात हैं दरपेश? नहीं, देखें, एमक्यूएम और हमारे बीच में कोई गारंटर नहीं है। एमक्यूएम से जो बातें डे वन से हो रही हैं वही हो रही हैं। उसमें बेसिकली जो हमारे इत्तेहादी हैं, मौलाना साहब हो गए या पीएमएलएन हो गई, तो उन्होंने एक एडिशन की है वॉलंटरली कि जी हम भी जाके उनको सपोर्ट देंगे और कॉन्फिडेंस देंगे। हमने नहीं कहा उनको कि आप जाएं और हमारा कोई इशू है एमक्यूएम। ठीक हो गया, ठीक। एमक्यूएम के साथ तो क्योंकि मैं भी इन्वॉल्व था उस डिस्कशन में, जी, तो कोई ऐसा एमक्यूएम के साथ हमारा कोई मसला नहीं है। तो एमक्यूएम क्या डिसीजन लेगी? एमक्यूएम चाहती है कि वो कुछ चीजें पहले कर दें
कुछ चीजें बाद में कर दें, कुछ फेडरल उनके इश्यूज कुछ फेडरल गवर्नमेंट रिलेटेड है जो अभी हम कुछ कर नहीं सकते उनके बारे में। तो हमने उनको यही कहा है कि जो चीजें हम आपसे एग्री करेंगे, चाहे वो फेडरली करनी है चाहे वो प्रोविंशियली करनी है, वी विल स्टैंड बाय दैट। और हमने उनको ये भी कहा है कि इट डजंट मैटर, नो कॉन्फिडेंस हो या ना हो, वी विल स्टिल गो अहेड विद व्हाट वी एग्री विद यू। अच्छा, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इतना टाइम क्यों ले रही है सर डिसीजन लेने में? देखिए, मैं आपको यही समझा रहा हूँ। देखें, आज आपने देखे बाप पार्टी ने जो अनाउंस किया, उन्होंने भी टाइम लिया, उन्होंने भी हमारे साथ 3 मीटिंगें की, वो आए। when all of these allies will announce, whenever they feel comfortable they will make the announcement। ठीक है, whenever they feel comfortable। और आपको लगता है वो कंफर्ट अभी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को 2 दिन और लगेंगे उस कंफर्ट को अचीव करने में? देखें, शायद कल दे दे, शायद परसों दे दे, आई कांट टेल यू द एग्जैक्ट टाइम। अच्छा, आपका गट क्या कहता है? चलो इंफॉर्मेशन छोड़े, आपका गट क्या कहता है? मुत्तहिदा क्या करेगी, हाँ या ना? नहीं, मुत्तहिदा विल गो विद अस। देखिए, अच्छा। उनके साथ तो हमारा एक रिलेशनशिप है ना, बिकॉज they have to work with us and we have to work with them। Okay। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये बता, फरोग नसीम साहब कहाँ हैं आजकल? वो न्यूट्रल हो गए हैं, किधर हैं आजकल वो तो आपको पता है काफी अरसे से गायब है। उन्होंने उनको एमक्यूएम ने उनको डिसोन भी कर दिया था। फिर दोबारा वो आ गए वापस, उस दिन मीटिंग में भी आए, तो वो भी अपनी कोशिशों में है। मगर वो अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं, जो आप परवेज इलाही में प्रॉब्लम देख रही है ना शुजात में, वही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम एमक्यूएम में भी है। अच्छा, उनके भी आपस में कुछ इख्तलाफात हो जाते हैं, उनके इख्तलाफात हो जाते हैं इंटरनल, नथिंग टू डू विद पीपल्स पार्टी और एनीबडी एल्स। तो ये भी एक इशू चल रहा है, यू नो सर। इतनी बड़ी पार्टीज नहीं है जितने रिफ्ट्स आ रहे हैं इनके बीच में। थैंक यू मांडविया साहब। ज्यादा रिफ्ट छोटी पार्टियों में आते हैं। ओके, ठीक हो गया, थैंक यू सलीम मांडविया साहब। लेकिन आपको लगता है आपका नंबर गेम सिक्योर है? परसों जुमेरात दमादम मस्त कलंदर होगा? हाँ, डेफिनेटली होगा। अच्छा, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच सलीम मांडविया साहब फॉर जॉइनिंग अस। अब हम जा रहे हैं वक्फे की तरफ। वक्फे के बाद आएंगे तो ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमें ज्वाइन करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट फैसला क्यों नहीं कर पा रही और अंदरूनी रिफ्ट्स की क्या कहानी है, ब्रेक के बाद। कल एक साजिश का जिक्र हुआ था, खान साहब ने वो खत जेब से निकाला भी, उसको देख के उसमें से कुछ पढ़ा भी, फिर वापस अपनी जेब में डाल दिया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि कुछ तवातर से चीज़ें तब्दील हो रही हैं, कुछ खान साहब के फेवर में जा रही हैं, कुछ अपोजिशन के फेवर में जा रही हैं। लेकिन हालात किस तरफ जा रहे हैं? लेकिन जो इस वक्त शेख रशीद साहब कहते हैं उनको तो इस खत का इल्म ही नहीं है। सुनिए क्या कह रहे हैं। मैंने रात सुना है कि शाह महमूद ने कहा है, मुझे उस लेटर का कुछ नहीं पता। मैं जिंदगी में कभी वो बात नहीं करूंगा जिसका मुझे इल्म नहीं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब ये कह दिया कि वो लेटर अस्करी क़यादत से शेयर भी किया गया है, अब जब पाकिस्तान के खिलाफ ये आलमी साजिश हो रही है और क्यों हो रही है वो भी उन्होंने बता दिया। अस्करी क़यादत के इल्म में भी है और अगर अब भी वो न्यूट्रल रहते हैं तो फिर आपके ख्याल में ये साजिश का हिस्सा होंगे? मैं अस्करी क़यादत को, पाक फौज को पाकिस्तान की सालमियत की निशानी समझता हूँ और मैं अजीम फौज को इतना जिम्मेदार समझता हूँ कि उसकी नज़र किसी की ज़ात पर और सत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान पर होती है। वो जो भी फैसला करेंगे पाकिस्तान के हक में करेंगे। मैंने आपको अपना सियासी फैसला सुना दिया है और मैं पिछले 1.5 साल से बतौर वज़ीर दाखिला यही कह रहा हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ पाकिस्तान के साथ है और मैंने आपको बता दिया है कि 30-31 को फैसला हो जाएगा। 30-31 को फैसला हो जाएगा, लेकिन उस फैसले के से पहले बहुत सारे और फैसले होने हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपोजिशन का साथ देगी, अंदरूनी इख्तलाफात हैं नहीं हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब ने हमें ज्वाइन करना था लेकिन ऑब्वियसली वी हैव बीन स्टूड अप बिकॉज वो किसी मीटिंग में शायद जो होनी थी हुकूमत के साथ उसमें बिज़ी हो गए हैं। हमें जाते जाते सिर्फ आपको यही बताना है कि अंदरूनी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं काफ लीग में भी। और अभी सलीम मांडविया साहब ब्रेक पर जाने से पहले हमें बता रहे थे कि हो सकता है मुमकिन है कि अंदरूनी इख्तलाफात इनमें भी हों, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रहे हैं कि ही इज़ ऑल्सो विटनेस टू सम इंस्टेंसेस जहाँ पर इनके दरमियान इख्तलाफात पाए जाते हैं। अब ये इख्तलाफात की बुनियाद जो है वो क्या है और इन इख्तलाफात की बुनियाद पर क्या फ़ैसला होने जा रहा है, वो ऑफकोर्स पाकिस्तान
तो देखेगा और साथ साथ हम भी देखेंगे। और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, अगेन मैं आपको यही बता रही हूँ कि जो बार बार कहा जाता था न्यूट्रलिटी दे दो, पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, पीछे हो जाएं, लेकिन साथ साथ ये भी हमें बताया जाता था कि न्यूट्रलिटी जैसी आएगी मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब न्यूट्रलिटी के ख़तरात ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जब से न्यूट्रल हुए हैं लोगों पर केसेस का दबाव मज़ीद बढ़ गया है कि आज हमारे खान साहब ने NRO ही दे दिया, जो कहते थे NRO नहीं दूंगा। क्या हुआ वहाँ पर परवेज़ इलाही साहब की मुलाकात में खान साहब के साथ, क्या दिया गया जिसके बाद उन्होंने एक इफ़ी वजारत आला को एक्सेप्ट कर लिया? जाफ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी नून लीग से। बहुत शुक्रिया जाफ़र इकबाल साहब। आई नो कि आप जलसे में मसरूफ़ हैं, आई विल मेक इट वेरी शॉर्ट। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने फैसला करना है, पीपल्स पार्टी ने आपको गारंटर नहीं बनाया, लेकिन पीपल्स पार्टी को गारंटर बनाया गया था काफ लीग की तरफ से। और अब जाहिर है कि काफ लीग ने एक पोजीशन ले ली है, पीछे हट गई है। अब ये पूरी काफ लीग के बारे में है या सिर्फ मोनिस और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से है? कहा जा रहा है कोई केसेस ख़त्म कर दिए गए हैं। सर क्या इसमें सच्चाई हो सकती है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस नहज पे सियासत आज है पाकिस्तान की, हर लम्हा सूरत हाल बदलेगी और यकीनन वो लोग पावर शेयरिंग भी चाहेंगे। ये होगी कि जहां जहां जिसने जाना है उसे वहां पे कोई बेहतर ऑप्शन मिले इख्तियारात इस्तेमाल करने का, अपनी सियासत के करने का। और जहां तक केसेस की बात है, ये तो पहले भी यही हुआ। जब PTI बन रही थी, जितने लोगों को शामिल किया, लंबी फहरिस्त है। जिसके गले में दुपट्टा डाला 2 रंग का, वो उसी शर्त पे डाला कि उनके केसेस या तो बैक बर्नर पे डाल दिए गए या खत्म कर दिए गए। तो यकीनन कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जो इस वक्त सामने आई जिसपे परवेज़ इलाही साहब ने वजारत आला भी कबूल की और 7 केसेस की बात भी होगी। अच्छा, ये बता दीजिएगा, न्यूट्रलिटी के बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन सामने आ रहे हैं। न्यूट्रलिटी से तो लग रहा था कोई अच्छी चीज़ें आएंगी, मगर सुना है न्यूट्रलिटी के बाद तो इत्तेहादियों को कोई अजियत पहुंचाई जा रही है और मरात कम, अजियतें ज़्यादा होती हैं। क्या ये है न्यूट्रलिटी की कॉस्ट सर? सना, देखिए, न्यूट्रल होना और कब वहां तक हम पहुंचेंगे, एक लंबी सियासी जदोजहद उसके लिए दरकार है जी। ये बात तो दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ और अपोजिशन के मौकफ से बहुत सारे लोगों को अपने डोमेन में जो है वो रहना पड़ा और रहेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये तो होगा, कोई ना कोई अपना असर किसी ना किसी, अगर कोई इदारा नहीं तो कोई फर्द इस्तेमाल करेगा। और अगर आप ये कहें कि बस सिर्फ 2-4 साल की सियासी रियाजत जो है वो आपको न्यूट्रलिटी की तरफ पहुंचा देगी, तो ये मुमकिन नहीं है। पावर कॉरिडोर्स भी अपने इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे और पावर कॉरिडोर्स में वो लोग भी जिनके पास, इमरान खान साहब के पास भी देने के लिए है और हमें हुकूमत मिले तो हमारे पास भी देने के लिए है, उसमें ओहदे भी हैं, वजारतें भी हैं, वजारत आला, धमकियां भी हैं, केसेस भी हैं, ब्लैकमेल भी है। धमकियां और केसेस और ब्लैकमेल, इमरान खान साहब तो हर फर्द को जो है वो धमकी ही लगाते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और तरीका नहीं है। वो लंदन की बात कर रहे हैं, कोई बड़ा इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि लंदन में जो बैठे हैं आपके सरगना, सॉरी जो उनके अल्फाज थे, मेरे नहीं। इमरान खान साहब के मुतालिक ये है कि जो कुछ उन्होंने किया होता है या तो वो इल्जाम लगाते हैं दूसरे पे, या मुस्तकबिल करीब में जो करना चाह रहे होते हैं। हाँ, लंदन में प्लान बना था और 2013 में 14 में उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी हुआ। इमरान खान साहब के कजन भी तशरीफ लाए और वो बातें बाद में खुल के सामने भी आई। जहां तक मियां नवाज शरीफ की बात है, मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासत का महवर है। वो लंदन में बैठे हैं तो लोग लंदन जाके उनसे मिलेंगे और बात करना पसंद करेंगे, वो पाकिस्तान में बैठे हो तो पाकिस्तान में मिलना और बात करना पसंद करेंगे। अच्छा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट फैसला करने जा रही है सर, क्या हाँ या ना ऑपोजिशन को? ये तो वही बता सकेंगे। हम तो सबको दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपने अमाल जो 3.5 साल के हैं, आपके कंधों पे बोझ है, इमरान खान ने इस मुल्क को जहां तक पहुंचाया, तो आइए बरी जिम्मा हो जाए उससे कि भाई हम चले थे साथ, लेकिन ये नहीं अपने वादे निभा सके, मंशूर पे अमल कर सके, हमने छोड़ दिया। अगर वो इस तरफ नहीं आएंगे तो यकीनन कल अवाम के अंदर जाना। आप कह रहे थे आप हलकों में कैसे जाएंगे, खान साहब ने जलसा करके हलकों को यहाँ बुला लिया लोगों को, कि आप लोग फील कर लें कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोगों को बुला लेते हैं आपके लिए, उनको कोई बेनिफिट मिलेगा। देखिए सुना, अपने कारकुनान को बुला के मुखातिब करना और हल्के में जाना जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है। और यकीनन ये हुकूमत अपनी जो परफॉर्मेंस इनकी है वो अपने हल्कों में नहीं जा सकेंगे, इसीलिए अरकान असेंबली छोड़ के जा रहे हैं इनको।
ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया जाफर इकबाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस वेरी लास्ट मिनट, क्योंकि मूवमेंट ने जिस तरह हमें स्टैंड अप किया तो हमें किसी से बात करनी ज़रूरी थी। इट्स वेरी गुड कि हमें जाफर इकबाल साहब मिल गए। थैंक यू सो मच जाफर इकबाल साहब। और यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो रहा है। आप जाते जाते यही कहेंगे कि अदम एतमाद एक आईनी तरीका ज़रूर है, लेकिन जो न्यूट्रलिटी की बात हम करते हैं वो एक्चुअली रवैयों में चेंज है, ना कि सिर्फ फेसेस में चेंज, कि एक लीडर जाए दूसरा आ जाए तो मुल्क ठीक नहीं हुआ करते। रवैयों में तब्दीली आने की ज़रूरत है। यहाँ हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।